जब हम इतिहास की समुद्री शक्तियों की बात करते हैं तो अक्सर यूरोप के एम्पायर्स या अरब ट्रेडर्स याद आते हैं, लेकिन 1000 साल पहले एक ऐसा राजवंश था जो भारत के दक्षिण से उठा और पूरे हिंद महासागर का मालिक बन गया। ये थी चोला डायनेस्टी और इनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी नेवी। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे चोलास ने एक रीजनल किंगडम से उठकर एक ग्लोबल ओशियनिक पावर बनने का सफर तय किया। तो चोला डायनेस्टी की शुरुआत 9th सेंचुरी के अराउंड हुई थी, तमिलनाडु के तंजावुर रीजन में, जिसकी फाउंडेशन रखी थी राजा विजाल्य चोला ने। लेकिन इसका असली एक्सपेंशन हुआ था राजा राज चोला 1 के टाइम। उन्होंने श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट्स कॉन्कर किए, मालदीव्स तक अपना प्रभाव फैलाया। राजा राज ने समझ लिया था कि अगर एम्पायर को टिकाऊ बनाना है तो नौसेना को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, टैक्स सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया और टेम्पल्स बनाए जो आज भी खड़े हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल। लेकिन ये सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने समंदर पर भी नजर डाली। चोला नेवी दुनिया की सबसे ऑर्गेनाइज्ड नेवीज में से एक थी अपने टाइम पे। उनके पास हजारों शिप्स थे, ट्रांसपोर्ट शिप्स, ट्रेड शिप्स और वॉर शिप्स जिसमें इंक्लूडेड थे। शिप्स टीक वुड से बनते थे जो समंदर के नमकीन पानी में भी टिक सकते थे। मॉनसून विंड्स का इस्तेमाल करके उन्होंने एक तरह का एंशिएंट जीपीएस बनाया। नेवी को 3 रोल दिए गए थे। पहला युद्ध और समुद्री कॉन्क्वेस्ट, दूसरा व्यापार की सुरक्षा और तीसरा था डिप्लोमेसी और सांस्कृतिक एक्सचेंज। अपनी नेवी के थ्रू चोलास ने अपने इंपीरियल कैपिटल तंजावुर को एक ग्लोबल हब बनाया। राजा राज के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोला 1 ने अपने पिता के एक्सपेंशन को और बड़ा कर दिया। 1025 कॉमन एरा में उन्होंने अपनी नेवी के साथ एक हिस्टोरिक नेवल एक्सपीडिशन लॉन्च किया जो कि श्री विजय एम्पायर के खिलाफ था, जिसको आज के टाइम पे इंडोनेशिया मलेशिया रीजन कहा जाता है। चोला शिप्स ने 2000 किलोमीटर समंदर पार करके सुमात्रा, मलाया और बोर्नियो के पोर्ट्स कैप्चर किए। श्री विजया तब एक बड़ा ट्रेडिंग हब था जहां से चाइना और अरब के बीच का ट्रेड होता था। इस एक्सपीडिशन के बाद चोलास ने इंडियन ओशियन ट्रेड नेटवर्क पे अपना प्रभाव जमा लिया। चोलास के रिकॉर्ड्स के मुताबिक राजेंद्र को इस विजय के बाद गंगाईकोंडा चोला का टाइटल दिया गया। एक जरूरी बात यह भी है कि चोला नेवी सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थी, उन्होंने ट्रेड को भी सिक्योर किया। भारत से मसाले, सिल्क, कपड़े और मंदिर के आर्किटेक्चर गए साउथ ईस्ट एशिया। वहां से गोल्ड, टिन, कैम्फर और एक्सोटिक वुड्स लाए गए भारत में। संस्कृत और तमिल कल्चर का प्रभाव पूरे रीजन में छाया। कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में आज भी रामायण और महाभारत के स्कल्पचर्स मिलते हैं। इस कल्चरल डिप्लोमेसी ने चोलास को सिर्फ समंदर का राजा नहीं बल्कि सांस्कृतिक नेता बना दिया। 12th सेंचुरी के बाद चोलास की ताकत कम होने लगी। पांड्या डायनेस्टी और होयसल ने उनके टेरिटरीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया। श्री विजय वापस मजबूत हुआ और इस्लामिक ट्रेडर्स भी इंडियन ओशियन में डोमिनेंट होने लगे। धीरे धीरे चोला नेवी अपनी पहले वाली शक्ति खो बैठी। आज के दिन हम वास्को डी गामा और कोलंबस के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन चोला डायनेस्टी के बारे में बहुत कम। चोला नेवी ने एक गोल्डन एरा क्रिएट किया था जहां भारत लैंड पावर के साथ एक मैरीटाइम पावर भी था। ये कहानी हमें दिखाती है कि हमारा इतिहास सिर्फ राजमहल और जमीन की जंग तक सीमित नहीं था, बल्कि समंदर भी भारत के राज्य का हिस्सा था। तो ये थी कहानी चोला नेवी की, एक भूली हुई दास्तान जो बताती है कि कभी भारत समंदर का सम्राट भी था। आपको क्या लगता है, अगर चोलास और देर तक समंदर पर राज करते तो आज दुनिया का ट्रेड मैप कैसा होता? अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।